ईद पर बेटी के घर जाने लगा तो बेटी ने फोन किया, अब्बा मेरे घर मत आना, यहाँ मेहमान आए हुए हैं। बेटी की गमगीन आवाज सुनकर मेरा दिल फट गया। मुझे ऑफिस से छुट्टियां थीं, घर में दिल नहीं लग रहा था। मैं परेशान था। बेटी ने मुझे क्यों रोका है? ईद के तीसरे दिन बेटी की सास का फोन आया, तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जल्दी पहुंचो। मैं भागता हुआ बेटी के घर पहुंचा तो बेटी की लाश जमीन पर पड़ी थी। मेरा कलेजा फट गया क्योंकि दामाद मेरी बेटी के कदमों में गिरा पड़ा था। उसके वालिदैन रो रहे थे कि हमारा बच्चा सदमे से बेहोश है। मैं बच्ची की लाश घर पर लाने लगा तो सास बोली, बच्ची का जनाजा उसके शोहर के घर से ही उठेगा। यूं जब उसे गुस्ल देने लगे तो जालिम सास को उस वक्त भी रहम ना आया। बोली, इसका तो जिस्म अकड़ा हुआ है, तेज उबलते पानी से गुस्ल दे दो। मैंने लाख मना किया मगर उस औरत ने मेरी एक ना सुनी। मगर उसी वक्त सास चिल्लाती हुई बाहर आई और अंदर से अल्लाह अकबर की आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। मैं भागा अंदर गया तो कुदरत का इंसाफ देखकर मैं सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि मैं जो ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी नन्ही सी प्यारी परी भागती हुई मेरी तरफ बढ़ आई। मैंने भी लपक कर उसे गोद में उठाकर हवा में घुमा दिया तो वो खिलखिलाने लगी। वो मेरा यूं ही रोजाना इस्तकबाल किया करती थी। मैंने उसको जमीन पर उतार कर मुस्कुराते हुए अपनी बहन की जानिब देखा जो उसके पीछे ही चली आई थी। वो भी मेरी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुरा दी थी। बाबा, आज आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मेरी नन्ही परी ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो मैंने जेब से चॉकलेट निकाल कर उसके हाथ पर रख दी। मैं जानता था कि उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, लिहाजा मैं रोजाना ही उसके लिए कोई न कोई चॉकलेट ले आया करता था। वो भी चॉकलेट देकर बेइंतहा खुश हो गई। उसने उछलकर हवा में छलांग लगाकर तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया और मेरी हथेली पर से चॉकलेट उठाकर अंदर भाग गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में चला आया। कैसा रहा आज का दिन? मैंने अपनी बहन के चेहरे पर एक नजर डाली तो वो उदास हो गई। आज भी ज्यादा वक्त रोकर गुजारा है। मरियम ने, माँ की कमी बहुत महसूस करती है, बहल जाएगी और कुछ अरसे में। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा और जूते उतारने लगा। मेरा नाम सलीम है। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। अम्मा अब्बा से मुखालफत मोल लेकर सफीना को अपनाया। वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। हमारी मोहब्बत 4 दिन की थी मगर इस कदर शदीद कि मैं उसे खोने से डरने लगा था। मैं चाहता था कि वो हर हाल में मेरी हो। मेरी मोहब्बत की शिद्दत और गहराई शायद उसने भी महसूस कर ली थी, तभी तो वो खिंची चली आती थी। मैंने उससे इकरारे मोहब्बत किया तो उसने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया। मगर उसे लगा था कि शायद हम अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद और मेरी नौकरी लगने के बाद कहीं जाकर शादी करेंगे। मगर मुझ पर तो इश्क का भूत सवार था। मैंने एक दिन भी सब्र ना किया और उसी दिन उसे कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आर या पार, तुम बताओ, मैंने अपने जोश को दबाते हुए कहा। तो वो कुछ हैरान हुई। शायद वो इस अचानक फैसले से डर गई थी। अभी इतनी जल्दी क्या है? शादी आराम से घर वालों को मनाकर करेंगे। उसने मुझे समझाने की कोशिश की मगर मैं समझने समझाने से कहीं आगे था। अभी या फिर कभी नहीं। मैंने धमकी देकर गेंद उसके कोर्ट में डाली तो वो इनकार ना कर सकी। ठीक है, करते हैं, उसने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा। मैं खुश था कि उसने मुझे मायूस नहीं किया। निकाह करते ही मैं उसे घर ले आया और अम्मा अब्बा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये आपकी बहू है। अम्मा अब्बा ने हैरत से उसे और फिर मुझे देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी बहन के अरमानों का भी जरा ख्याल ना आया? अम्मा फिक्रमंदी से बोली तो मैं चौंक गया। मेरी बहन और मेरा रिश्ता तो वट्टे सट्टे की बुनियाद पर तय था। मेरा जिससे रिश्ता तय था वो मेरी खाला की बेटी थी जो बिल्कुल जाहिल थी और मुझे एक आंख नहीं भाती थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही मेरा दिल सफीना पर आ गया था, जबकि आखिरी साल तक हमारे दरमियान इजहार इकरार सब कुछ हो गया था। अपनी मोहब्बत में मगन अपनी बहन के रिश्ते के बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। मैंने शादी की जल्दी इसलिए की थी कि कहीं अम्मा अब्बा मेरी शादी जबरदस्ती उसी लड़की से ना करवा दें जिससे मेरा रिश्ता तय था। पर अपनी बहन के रिश्ते के बारे में मैंने एक बार ना सोचा।
मैं कितना खुद गर्ज था जो अपनी पसंद की लड़की को बीवी बनाकर ले आया। फिर वही हुआ जिसका डर था। खाला को जैसे ही मेरी शादी का इल्म हुआ, उन्होंने फौरन अपने बेटे का रिश्ता मेरी बहन से खत्म किया और उसकी किसी और लड़की से शादी भी करा दी। मेरी तरह उन्होंने भी अपने बेटे की शादी करने में बेहद जल्दी की और हमें सोचने समझने की मोहलत ही ना दी, जैसे कि वो शादी की तैयारी पहले ही करके बैठी हूँ। पर अब क्या हो सकता था, मैं मुजरिम ठहराया गया था। मेरी वजह से मेरी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया था। मैं तो खताकार और मुजरिम था ही, मगर सफीना बगैर किसी जुर्म के ही मारी गई थी। उसका जुर्म ये था कि उसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझे निकाह के लिए मजबूर किया था। हकीकत उसके बरक्स थी, ये मैं जानता था। मोहब्बत की शुरुआत भी मैंने ही की थी, जबकि निकाह का सोशा भी मैंने ही छोड़ा था। मगर अम्मा अब्बा ये हकीकत ना तो जानते थे और ना सुनने को तैयार थे। सारे खानदान को मालूम था कि सबा का रिश्ता तय है इस लड़के से। रिश्ता टूटने के बाद भी खानदान में से सबा के लिए कोई रिश्ता न आया। खानदान से बाहर लड़की देने का हमारे यहाँ रिवाज ना था, फिर भी मैं रिवाज को बदलने चला था। जब मैं अपने लिए गैर खानदान से लड़की ले आया था, तो फिर मेरी बहन भी गैर खानदान में चली जाती तो इसमें क्या हर्ज था। यही सोचकर मैंने खानदान से बाहर उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अम्मा अब्बा तो एक तरफ, वो खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसकी आंखों में उसकी मोहब्बत के दीप जलते थे। मैंने वो दीप जले हुए तो ना देखे थे, मगर बुझे हुए वाजे देख सकता था। मैंने ना सिर्फ उसके अरमानों का बल्कि उसकी मोहब्बत का ही गला घोंट दिया था। मैं शर्मिंदा था। अपनी बहन के जज्बात को चलने और उसकी खुशियां छीनने के जुर्म ने मुझे मुजरिम बना दिया था। तभी मैं अपने घर में अपने माँ बाप के हाथों अपनी बीवी की दुर्गत बनते देखता, तब भी कुछ ना कह पाता। घर में सफीना को सबसे पहले कबूल करने वाली मेरी बहन ही थी। उसके बड़ेपन का मैं मजीद कायल हो गया। ये सौदे ना तो जबरदस्ती की बुनियाद पर होते हैं और ना मर्जी के बगैर बन सकते हैं। तुमने जो किया ठीक किया, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरी बहन ने मेरे जुर्म को फौरन ही माफ कर दिया था। मैंने सफीना को पहले दिन ही एक बात समझाई थी कि मुझसे गलती हुई है, मैंने जल्दबाजी से काम लिया। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पर हम अब एक हैं। मेरे हिस्से की डांट तुम्हें सुननी भी पड़े तो चुपचाप सुन लेना। मेरे माँ बाप और बहन मेरी वजह से बहुत दुखी हैं, उन्हें मजीद दुख ना देना। सफीना ने तो जैसे मेरी नसीहत पल्लू से बांध ली थी। उसने सब्र और इस्तकामत का वो दामन हाथ में थामा कि मैं भी हैरान था। अम्मा उसे गालियों से भी नवाज लेती तो वो ना बोलती। मैं अपनी सादतमंद बीवी पर वारी कुर्बान जाता। वो एक अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, माँ बाप की लाडली इकलौती बेटी थी, मगर उसने अपने बाप की इज्जत पर जो दाग लगाया था, उसके बाद से वो अपने माँ बाप की नजरों में अपना मकाम खो चुकी थी। मुझसे कोर्ट मैरिज के बाद ना तो उसके माँ बाप कभी उससे मिलने आए और ना वो कभी मिलने गई। एक तो उसकी फर्माबरदारी और दूसरी उसकी अपने मेके से दूरी अम्मा को मजीद शेर कर गई। वो उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। मैं चुपचाप तमाशा देखता रह जाता। अपने तौर पर मैं उसको जितना सुखी रख सकता था, मैं रखने की कोशिश करता, मगर अम्मा उसका दिल जलाने को काफी थी। वो हमारी कोई खुशी खुशी ना रहने देती, बल्कि हर मौके पर सफीना को जलील करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया करती। मैं अकेले में सफीना को तसल्लियां दिलासे और रोने के लिए अपना कंधा भी देता, मगर अम्मा के सामने तो मेरी खुद की बोलती बंद हो जाती। वो इतने ही पर खुश थी, उसने मेरी माँ के खिलाफ कभी कोई गिला शिकवा ना किया। सफीना अम्मा का तो नहीं, बिलाखिर अब्बा का दिल जीतने में कामयाब हो गई थी। अब अब्बा दबे लफ्जों में उसकी वकालत करने लगे थे। वो उसी पर खुश थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो अम्मा का दिल जीतने में भी कामयाब हो जाएगी। मेरी बहन से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो खुद को मेरी बहन का मुजरिम मानती और उसकी दिलजोई में लगी रहती। अगर मेरी बहन की शादी हो जाती और वो अपने हिस्से की खुशियां पा लेती, तो शायद सफीना और मेरा पछतावा, जबकि अम्मा का दुख भी खत्म हो जाता और हम जिंदगी ज्यादा बेहतर अंदाज से गुजार सकते। मगर ऐसा ना हुआ था। उसे कोई अच्छा रिश्ता ना मिला और ना वो शादी के लिए राजी हुई।
اللہ نے شادی کے 3 سال بعد ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ ہماری پیاری مریم چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس نے حسن اور خوبصورتی میں سفینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس پر وارث صدقے جاتا۔ زندگی مکمل تھی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ اماں ابا بیمار رہنے لگے۔ سفینہ نے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مجھے سفینہ سے شادی کرنے پر فخر محسوس ہوتا، تاہم دوسری طرف سننے میں آیا تھا کہ میری خالہ کی بیٹی جس سے میرا رشتہ طے تھا، اس نے اپنے بوڑھے ساس سسر کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بیماری کے دنوں میں اماں کا خیال رکھنے پر سفینہ نے اماں کا بھی دل جیت لیا۔ اماں کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ سفینہ کی صورت میں ان کے گھر میں کون سا قیمتی نگینہ موجود تھا۔ اماں نے سفینہ پر کیے گئے ظلم کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ شاید اماں کو اسی معافی کی مہلت دی گئی تھی، کیونکہ دونوں ساس بہوؤں کے تعلقات بہتر ہوتے ہی ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے سفینہ اس دنیا سے ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی موت کا یقین تو نہ ہوتا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اچانک ہمیں یوں چھوڑ جائے گی۔ میری بیٹی مریم سارا دن اسے گھر میں ادھر سے ادھر تلاش کرتی پھرتی۔ وہ اس وقت 7 برس کی تھی۔ میں تو خود کو ہی نہ سنبھال پا رہا تھا، اپنی بیٹی کو کیسے سنبھالتا۔ اماں ابا اور میری بہن نے مل کر میری بیٹی کو سنبھالا اور مجھے حوصلہ دیا، مگر سفینہ کے جانے کے بعد تو جیسے مصیبتوں اور دکھوں نے ہماری دہلیز پر ڈیرے جما لیے تھے۔ سفینہ کی موت کے 2 برس بعد اماں اور اگلے ہی برس ابا بھی سفینہ کے پیچھے چلے گئے۔ شاید مجھ سے زیادہ انہیں سفینہ سے پیار ہو گیا تھا۔ مریم کی تعلیم و تربیت کا بیڑا میری بہن نے اٹھا لیا تھا۔ وہ ہم دونوں کے جینے کی امید تھی۔ میری اس میں جان بستی تھی، جبکہ اس کی پھپھو بھی اسے ماں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ اپنی ماں کی ممتا سے محروم مریم پھپھی کی گود میں چھپ جاتی۔ میرا دل کرتا کہ میں اس کی دنیا جہاں کی ہر خواہش پوری کروں، مگر وہ سفینہ کی بیٹی تھی، صبر و عزم کا بھرپور پیکر۔ اس نے کبھی مجھے بیجا فرمائشیں بتا کر تنگ نہ کیا۔ بڑے ہوتے ہی اس نے گھر کے کاموں میں اپنی پھپھو کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، جبکہ اس کی طبیعت میں شائستگی اور معصومیت تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی اس کے کافی رشتے آنے لگے تھے۔ میں بھی جلد از جلد اسے رخصت کر کے اسے اس کے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ ایک باپ کی طرح میری یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم اور ہنستی بستی رہے۔ ابھی اس کا ایف اے ہی مکمل ہوا تھا کہ میرے دفتر میں کام کرنے والے ساتھی نے مریم سے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا تھا۔ وہ مریم کو میرے ساتھ کالج جاتا کئی بار دیکھ چکے تھے۔ اب وہ اپنی بیوی کو مریم سے ملوانا چاہتے تھے۔ میں نے باخوشی انہیں گھر بلا لیا۔ ان کا لڑکا پڑھا لکھا اور اچھی پوسٹ پر تھا، جبکہ عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ لڑکی کی ماں بہن کو بھی مریم پسند آئی تھی۔ میں لڑکے کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم برسوں سے ایک ہی دفتر میں کام کر رہے تھے۔ ان کی عادت و اعتبار اور فطرت بہترین تھی، جبکہ لڑکے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی۔ تو میں اس رشتے پر کیا اعتراض اٹھاتا؟ لہٰذا اپنی بہن کے مشورے سے اور مریم کی رائے سے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے مریم سے دوستانہ انداز میں پوچھ لیا تھا کہ اگر اسے کوئی اور پسند ہے تو وہ بتا سکتی ہے۔ میں ان باپوں میں سے نہیں جو بیٹیوں کو ان کی پسند کا حق نہ دیں، مگر مریم نے یہ کہہ کر میرا دل شاد کر دیا تھا کہ نہیں بابا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی پسند ہی میری پسند ہے۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا تھا۔ کل تک مریم میرے استقبال کو بھاگ کر باہر آتی تھی اور اپنی چاکلیٹس کا انتظار کرتی۔ آج اپنے باپ کی دہلیز سے رخصت ہو چلی تھی۔ مریم چونکہ میری زندگی کی واحد خوشی تھی، لہٰذا اس کی رخصتی کا مرحلہ میرے لیے بے انتہا دکھی لمحہ تھا۔ وہ بن ماں کی پلی تھی۔ ویسے تو میری بہن نے اسے بے حد لاڈو پیار سے پالا تھا، مگر ماؤں کے بغیر پلنے والے بچوں میں جو سمجھداری اور میچورٹی ہوتی ہے وہ اس میں موجود تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اس کی پھپھو نے تیاری کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا اور مریم کی رخصتی کا دن آ پہنچا۔ میں اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اشک بار تھا۔ سفینہ کی نشانی اس کی بیٹی مریم تو بھی آج مجھے چھوڑ کر چلی تھی۔ میں اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھا۔ مریم کی رخصتی کے بعد
घर बिल्कुल सूना हो गया था। मेरी बहन सारा दिन घर में इधर से उधर बिला वजह घूमती रहती, जबकि मैं दफ्तर से आने के बाद अपने बिस्तर पर उदास पड़ा रहता। मरियम अपने शोहर के साथ मिलने आई थी। उसका शोहर उसके साथ बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर मैं भी मुतमईन हो गया। मरियम पर घर की जिम्मेदारियां पड़ी तो उसने आना जाना कम कर दिया। मैं भी उसे ज्यादा तंग ना करता कि वो बार बार मुझसे मिलने आए। मैं बस यही चाहता था कि वो अपने घर में खुशबाश रहे और ससुराल में अपना दिल लगाए, ना कि मेके की दहलीज पकड़कर बैठी रहे। अल्लाह ने उसे जल्द ही खुशखबरी सुना दी थी। अपनी तबीयत की खराबी के बाइस वो बहुत ही कम आती थी। मैं दफ्तर में उसके ससुर से उसकी खैरियत मालूम कर लिया करता। उसने एक बेटी को जन्म दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मैं खुद को रोक ना सका और अपनी बहन को लिए उससे मिलने अस्पताल जा पहुंचा। उसकी बच्ची बिल्कुल उसके जैसी थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी मरियम एक बार फिर से आ गई है। मैं कितनी ही देर बच्ची को गोद में लिए बैठा रहा। उसकी सास ने उसे मेरी गोद से लिया तो मुझे एहसास हुआ कि कितना वक्त गुजर गया था। मरियम की तबीयत कुछ ठीक ना थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैं जानता था वो एक जज्बाती वक्त से गुजर रही थी। मैं अस्पताल से ही घर चला आया था। बच्ची के बाद मरियम मजीद मसरूफ हो गई। वो बहुत कम आया करती थी। उसके चेहरे पर वो पहले जैसी रौनक ना रही थी। उसकी फुफ्फो ने उससे एक दो बार पूछा भी, मगर वो टाल गई। मरियम ने अपनी बच्ची का नाम अपनी माँ के नाम पर सफीना रखा था। मरियम जब भी घर में आती, मैं ज्यादा वक्त उसकी बच्ची के साथ गुजारता। मरियम अपने बाप और अपनी बेटी का प्यार देखकर मुस्कुरा देती। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी, लिहाजा मैं सुस्ती के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन सुबह से मुझे 2-3 बार आवाजें लगा चुकी थी कि मैं उठकर नाश्ता करूं, मगर न जाने क्यों मेरा दिल घबराया हुआ था और कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा था। आज चूंकि छुट्टी का दिन था, लिहाजा मुझे दफ्तर नहीं जाना था। ईद उल फितर के दिन चल रहे थे और मैं 3 दिन से घर में बैठा बोर हो रहा था और मरियम की मुझे शिद्दत से याद आ रही थी। मगर आज छुट्टी होने की वजह से मैं बिस्तर से बाहर ही ना निकला था। मुसलसल घर बैठ कर मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था और मुझे अपनी बेटी मरियम की बहुत याद सता रही थी। तभी अचानक मेरे फोन पर कॉल आई। नंबर मरियम के ससुर का था। मैंने फौरन फोन उठाया तो उसकी सास की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे पैगाम दिया कि आपकी बेटी ने ईद के तीसरे दिन खुदकुशी कर ली है, लिहाजा आप हमारे घर आए, और खट से फोन बंद कर दिया। मैं हैरानो परेशान उसके अल्फाज पर गौर करता रहा। एक लम्हे को तो मुझे समझ नहीं आई और जैसे ही उसके अल्फाज समझ आए, मेरा दिल बैठ गया। ये क्या कह रही थी? वो मरियम अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर खुदकुशी क्यों करेगी? मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि ईद उल फितर के मौके पर मुझे ऐसी इत्तला सुनने को मिलेगी। मेरा दिल कांप रहा था, जबकि मेरी आंखों से आंसू रवा थे। कहीं ये कोई मजाक तो ना था। मैंने दोबारा उसी नंबर पर कॉल मिलाई तो अब के मरियम के ससुर ने फोन उठाया। उसने भी वही कहा कि मरियम इस दुनिया में नहीं रही और उसने खुदकुशी कर ली है। मैं फौरन ही अपनी बहन की जानिब दौड़ा और उसे तमाम हकीकत बताकर अपने साथ मरियम के ससुराल की तरफ चल पड़ा। रास्ता ज्यादा तवील ना था, मगर बड़ी मुश्किल से कटा। मेरा दिल किसी तौर पर काबू में नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे मुमकिन था? मरियम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती थी? अगर उसे कोई मसला या कोई परेशानी थी तो उसने मुझसे क्यों न राब्ता किया? उसका बाप अभी मरा नहीं था, जिंदा था। वो एक बार तो मुझे आवाज देती, एक बार मुझे पुकारती तो सही। मैं तमाम रास्ते इसी परेशानी में मुब्तला रहा कि कहीं मुझसे मरियम के मामले में कोई गफलत तो नहीं हो गई। मुझे उसके ससुराल जाकर देखना चाहिए था कि उसको वहाँ किस चीज की कमी थी, या कहीं वहाँ पर वो दुखी तो ना थी। उसने आज तक मुझसे कोई भी दर्द दुख ना बांटा था। उसने तो शादी से पहले मुझसे कभी कोई फरमाइश और ख्वाहिश करके मुझे तंग नहीं किया था। वो एक फर्माबरदार बच्ची थी जो खुद से ज्यादा मेरा और अपनी फुप्पो का ख्याल रखा करती थी। मगर न जाने उसके ऊपर ऐसी क्या कयामत गुजरी थी कि उसे खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैं जो ही मरियम के ससुराल पहुंचा तो मेरी बेटी की लाश जमीन पर पड़ी थी, जबकि दामाद उसके कदमों में गिरा पड़ा था। उसके वालिदैन रो रहे थे कि हमारा बच्चा सदमे से बेहोश है। मैं बच्ची की लाश घर पर लाने लगा तो सास बोली, बच्ची का जनाजा उसके शोहर के घर से ही उठेगा।
मुझ में तो कुछ करने की हिम्मत ना थी, जैसे मेरे जिस्म से किसी ने जान निचोड़ ली हो। मैं ज़ब्त के आखिरी मरहल पर था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं धाड़े मार मार कर रो दूं। जब मरियम छोटी थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी थी, जबकि अब मरियम अपनी मासूम बच्ची को छोड़ गई थी। जब मेरी बेटी को गुस्ल देने लगे तो जालिम सास को उस वक्त भी रहम न आया। बोली, इसका तो जिस्म अकड़ा हुआ है, तेज उबलते पानी से गुस्ल दे दो। मैंने लाख मना किया, मगर उस औरत ने मेरी एक न सुनी। मैं बेबस और मजबूर खड़ा देखता रहा, कुछ ना कर सका। वो मेरे सामने खोलता हुआ पानी अंदर ले गई, जहाँ मरियम को गुस्ल दिया जा रहा था। मगर उसी वक्त सास चिल्लाती हुई बाहर आई और अंदर से अल्लाह अकबर की आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। मैं भागा अंदर गया तो कुदरत का इंसाफ देखकर सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि उबलते हुए पानी का सारा देगचा उसकी बेटी पर जा गिरा था। जबकि मरियम उठ बैठी थी, वो हैरान नजरों से इर्द गिर्द देख रही थी। उसकी नंद बेइंतहा चीख और चिल्ला रही थी। अब मरियम की तरफ किसी का ध्यान न था, बल्कि सब उसकी नंद को बचाने में लगे थे। मरियम का ससुर फौरन ही गाड़ी निकाल कर अपनी बेटी को अस्पताल लेकर चला गया। मरियम का शोर हैरान नजरों से मरियम को देख रहा था, जबकि मैं अपनी बेटी को जिंदा देखकर कितनी ही देर सजदे से ही न उठ सका। मैं अपनी बहन के हमरा उसी वक्त मरियम का हाथ पकड़कर और अपनी नवासी को उठाकर वहां से चला आया। ये सब क्या था मरियम? मैंने घर लाकर उसे पानी पिलाया और उससे पूछा तो वो फूट फूट कर रो दी। मेरी सास एक लालची औरत है। आपने शादी पर इस कदर जहेज दिया और जरूरत का हर सामान दिया था, मगर उनका दिल ना भरा। उनका लालच खत्म होने में ना आता। शादी के कुछ अरसे बाद ही उन्होंने मुझे मजबूर करना शुरू किया कि मैं अपने बाप से मजीद पैसा लेकर आऊं। उनका ये भी कहना था कि तुम्हारे बाप को अपना घर तुम्हारे नाम कर देना चाहिए, क्योंकि तुम उसके इस मकान की इकलौती वारिस हो। मैं कैसे आपको आकर कह देती कि आप ये मकान मेरे नाम कर दें, जबकि आप और फुप्पो यहाँ रह रहे थे। मैंने उनको इनकार कर दिया। मैं उनकी किसी भी ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होंगी और अपने बाप से जाकर ना तो पैसा मांगूंगी और ना ही किसी किस्म की कोई जायदाद मांगूंगी। इसलिए उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। उनके जानने वालों में किसी लड़की को तलाक हो गई थी, जो बहुत ही अमीर और कबीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनका इरादा था कि अब वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से करेंगी, ताकि उनके हाथ में जमीन और जायदाद भी आ सके। मैंने उनको खुश रखने की बहुत कोशिश की और हर पल उनकी खिदमत में लगी रहती, मगर उन्होंने मुझे सताने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। मेरे शोहर के सामने तो मुझसे अच्छा सलूक करती, मगर उसके जाते ही अपनी असलियत पर उतर आती। मैंने अपने शोहर को भी बताने की कोशिश की, मगर उससे मेरी बात पर एतबार ना किया, क्योंकि वो देख रहा था कि उसकी माँ का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ उसके सामने ही हुआ करता था। मैं उसे यकीन ना दिला पाई थी, और वैसे भी मैंने ज्यादा जोर ना दिया और अपनी सास को उसके हाल पर छोड़ दिया। मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो एक दिन इस हद तक चली जाएंगी कि मेरे कत्ल के दर पर हो जाएंगी, ताकि वो अपने बेटे की शादी उस अमीर लड़की से कर सके जो तलाक लेकर अपने घर बैठी थी। उन्होंने मेरे शोहर पर जोर दिया था कि वो मुझे तलाक दे दे, मगर मेरे शोहर ने साफ इनकार कर दिया। तो मेरी सास ने मुझे कुछ ऐसी दवा पिलाई जिसकी वजह से मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया और मैं होशो हवास से बेगाना हो गई। मुझे खुद भी यही लगा था कि जैसे मैं मर गई हूँ। उन्होंने साथ ही मेरे शोहर को भी ऐसी दवा पिलाई थी कि वो भी अपने हवास खो गया था, मगर उसकी हालत मुझसे काफी बेहतर थी। मेरे कानों में आवाजें तो आ रही थी, मगर मैं बोलने और सुनने से कासिर थी। उसके बाद मैं बिल्कुल ही मीठी और गहरी नींद सो गई। उसने शायद आप सबको यही इतला दी थी कि मैं मर गई थी और मेरे कफन दफन का इंतजाम शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे दफनाने के बाद बआसानी मेरे शोहर की दूसरी शादी हो सकती थी। मेरे शोहर को भी यही बताया गया था कि मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसको ऐसी दवा दी गई कि वो मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर ना जा सके, क्योंकि अगर वो मुझे अस्पताल ले जाता तो शायद डॉक्टर्स को मालूम हो जाता कि मैं जिंदा थी। वो तो खुद नीम बेहोश हालत में पड़ा था। सबको यही लगा कि मैं मर गई हूँ। जब मुझे नहलाने लगे तो मुझ पर पानी डालने से पहले ही नंद पर गर्म पानी गिरा तो वो चीख उठी, और उसकी चीखों की आवाज से
मैं होश में आ गई और मेरी हालत बेहतर हो गई। मेरी सास ने मुझे जिंदा ही दफन करने का ड्रामा रचाया था, या शायद उसे भी यही लगा हो कि मैं वाकई में मर चुकी हूँ। मैंने आपको इसलिए तमाम बातें नहीं बताई थी कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपने पहले ही पूरी जिंदगी बहुत दुख उठाए। अम्मा की मौत का गम हम सबके लिए कितना भारी था, ये मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने हर पल आपकी आंखों में तकलीफ और दुख देखा, लिहाजा मैं आपको अपनी वजह से मजीद तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। भला मेरी बेटी की तकलीफ से ज्यादा मेरे लिए क्या सुख की बात थी। तू मुझे एक बार बताती तो सही मरियम, मैं तुम्हें कभी भी जुल्म बर्दाश्त ना करने देता। एक घर तो क्या, मेरे बस में जो कुछ होता मैं तुम्हारे नाम लिख देता। मुझे मालूम था आप यही करेंगे बाबा, इसलिए तो मैंने आपको नहीं बताया। मैं आपसे ये घर कैसे छीन सकती थी। यहाँ पर मेरी माँ की यादें मौजूद हैं। यहाँ पर आपने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा है, तो मैं एक पल में आपसे ये घर कैसे छीन कर अपनी सास के नाम कर देती। वैसे भी उनका तकाजा गलत था। मैं उनकी किसी भी गलत बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मरियम की आप बीती सुनकर मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दिया। उसकी सास ने जो जुल्म किया था उसका सिला उसे मिल गया। उसकी बेटी बुरी तरह झुलस गई थी, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। जब अल्लाह ने इंसाफ कर दिखाया तो मैंने भी चुप साध ली, वरना मेरा यही इरादा था कि उन पर पुलिस केस करवा दूं और मरियम की सास को जेल की हवा खानी पड़े। मगर मैंने रब की रजा की खातिर दरगुजर से काम लिया। अगर मरियम को होश न आता और उसे ऐसे ही दफन कर दिया जाता तो क्या होता, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उसकी नंद की तबीयत संभली तो उसे घर भेज दिया गया। तब मरियम के शोर और ससुर को मरियम का ख्याल आया तो वो उसे लेने चले आए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीवी ने मरियम के साथ इतना कुछ गलत कर रखा है। मुझे मरियम को दवाई खिलाने के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। मरियम का ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला था, जबकि उसका शोहर तो मेरे कदमों में ही बैठ गया था। मैं मरियम को दिलो जान से चाहता हूँ और अपनी बेटी सफीना में भी मेरी जान बसती है। ऐसे में मैं मरियम को कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे मालूम था कि अम्मा मरियम को तंग करती हैं, मगर मैंने ये एक रवायती सास बहू वाला झगड़ा ही समझा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ दौलत के लालच में इस कदर अंधी हो जाएगी कि वो मेरी बीवी को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगी। आप मुझे माफ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मरियम को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसने मुझसे वादा किया तो मैंने उसको पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मैं उन दोनों बाप बेटे को माफ कर सकता था, मगर दोबारा उन पर एतबार नहीं कर सकता था। मेरी बेटी कभी भी तुम लोगों के साथ उस घर में नहीं जाएगी। मैंने अपना फैसला सुनाया और मरियम की जानिब देखा। मुझे मालूम था कि वो मेरे फैसले से रूगर्दानी नहीं करेगी और मेरी बात मानेगी। आप हक बजानिब हैं। अगर किसी की बेटी के साथ भी ऐसा सलूक किया जाता तो उसका यही तकाजा होता। मरियम का ससुर बोला था, अगर तुम मेरे साथ इस घर में घर दामाद बनकर रहना चाहो तो रह सकते हो। मैं कुछ सोच कर बोला था। मेरी बात सुनकर मरियम और उसका शोहर दोनों ही चौंक पड़े। हाँ, यही बेहतर है, मरियम का ससुर कुछ देर में बोला तो मैंने इत्मीनान भरी सांस ली थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी मरियम मेरी नजरों के सामने ज्यादा खुश रह सकती थी।